That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई नीट यूजी पुनर्परीक्षा, जल्द जारी होगी प्रोविजनल आंसर की। नेवी को मिले 3 स्वदेशी युद्धपोत, दूनागिरी ब्रह्मोस से लैस, संशोधक चल सकता है लगातार 12,000 किलोमीटर, अग्रय पनडुब्बियों का पता लगाने में माहिर। और तमिलनाडु की सी फूड फैक्ट्री में गैस रिसाव से 7 की मौत, जलपाईगुड़ी में बस लॉरी की टक्कर ने ली 4 की जान। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त निगरानी के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा में करीब 22,79,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हस्तक्षेप से कोलकाता की घायल छात्रा सृष्टि दुबे को विशेष मेडिकल व्यवस्था के साथ परीक्षा देने का मौका मिला। कुछ जगहों पर विवाद भी देखने को मिले। अजमेर में एक छात्रा के हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचने पर एंट्री को लेकर विवाद हुआ, हालांकि बाद में उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई। दूसरी ओर कुछ छात्रों ने समय पर पहुंचने के बावजूद प्रवेश नहीं मिलने की शिकायत भी की। अब परीक्षा के बाद एनटीए जल्द ही प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा। आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और फिर परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। आइए सुनते हैं कुछ परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया। पेपर बहुत अच्छा रहा, प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी थी, तो बस फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आई थी, बाकी ओवरऑल इट वाज गुड। ज़्यादा था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, और जैसे पिछली बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हुए थे, इस बार न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था। इधर हैदराबाद में 19 साल की एक नीट छात्रा ने आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह उसके अपार्टमेंट में फंदे से लटका शव मिला। पुलिस को आशंका है कि उसने री एग्जाम के दबाव में यह कदम उठाया। पुनर्परीक्षा के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्सत्यापन और पुनर्गणना से जुड़े ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं और शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री के अनुसार लगभग 17 लाख छात्रों में से 15.5 लाख से ज्यादा छात्रों के परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना या पुनर्सत्यापन के लिए आवेदन किया था, उनकी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। सीबीएसई जल्द ही बाकी परिणाम भी प्रकाशित करेगा और छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इधर नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर रात भर धरने पर बैठे रहे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके समर्थक जंतर मंतर पर डटे रहे। उनका आरोप है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अभिजीत दीपके ने री एग्जाम देने वाले छात्रों से परीक्षा के बाद आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हुए मुख्य समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग अब दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका है, जो लोगों, देशों और संस्कृतियों को जोड़ता है। पीएम ने यह भी कहा कि 21 जून, जिसे पृथ्वी का सबसे लंबा दिन माना जाता है, आज पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर
पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय नौसेना को रविवार को 3 स्वदेशी वॉरशिप्स आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय मिले। इन तीनों जहाजों को भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो देश की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नया भारत रक्षा क्षेत्र में सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि तीनों जहाजों की अपनी खास भूमिका है। आईएनएस दूनागिरी एक अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है और पूर्वी नौसैनिक कमान का हिस्सा बनेगा। आईएनएस संशोधक एक सर्वे जहाज है जो समुद्री रास्तों, बंदरगाहों और गहरे समुद्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा। ये एक बार में लगभग 12,000 किलोमीटर तक यात्रा करने में सक्षम है। आईएनएस अग्रय एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है जिसे भारतीय तटों के पास दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के बाद मंदिर प्रबंधन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा गिनने की व्यवस्था, मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव और श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित किया जा सकता है। मंदिर के संचालन के लिए अनुभवी अधिकारियों और प्रबंधन से जुड़े लोगों की नई टीम बनाई जा सकती है। गड़बड़ियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने दावा किया कि राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे में अनियमितताएं हुई हैं। नकदी के रूप में करीब 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के अभनपुर पहुंचे। उन्होंने अभनपुर में कांग्रेस के 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और इसके बाद जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों के साथ सीधी बातचीत की। हालांकि कार्यक्रम को पूरी तरह गोपनीय रखा गया, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचे। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के संकल्प समावेश कार्यक्रम के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यकर्ताओं पर भड़क गए। कार्यक्रम के बीच में कुछ कार्यकर्ता डीके के नारे लगाने लगे, जिसे खड़गे ने मंच से ही उन्हें फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं बल्कि पार्टी का कार्यक्रम है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांचना बांध विवाद पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्वी राजस्थान में कई दिनों से जारी तनाव चिंताजनक है, लेकिन सरकार दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत तक नहीं कर रही, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और पक्षों के बीच अविश्वास गहरा रहा है। गहलोत ने सवाल उठाया कि खुद पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं और उन्हें जल्द सक्रिय रुख अपनाना चाहिए। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में पेरिया पालेयम के पास कन्नीरगईपर इलाके में सेंट पीटर्स पॉल सी फूड एक्सपोर्ट्स यूनिट में अमोनिया गैस रिसाव से 7 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। फैक्ट्री में छुट्टी के बावजूद करीब 120 प्रवासी मजदूरों, जिनमें असम, ओडिशा और झारखंड की महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें गैस का रिसाव झेलना पड़ा। पुलिस, फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाया, जबकि घायलों को चेन्नई के सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। इधर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक यात्री बस और लॉरी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। भाजपा सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने बताया कि हादसे में शामिल 32 लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं डीआईजी ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और ईशान किशन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को जगह मिली है। हालांकि विराट कोहली का सीरीज में खेलना उनके फिटनेस टेस्ट पर निर्भर करेगा। वो हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं और फिलहाल लंदन में रिहैब कर रहे हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।